Hello, myself Karamveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के इस ई लेक्चर में अपना ME 308 मशीन डिज़ाइन यूनिट फर्स्ट का टॉपिक वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिस्कस करेंगे। कार्यकारी प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक। क्या है कार्यकारी प्रतिबल? वर्किंग स्ट्रेस। When designing machine parts, it is desirable to keep the stress lower than the maximum or ultimate stress at which failure of the material takes place. This stress is known as working stress or design stress. It is also known as safe or allowable stress. जब भी किसी मशीन या व्यव का अभिकल्पन किया जाता है तो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि उसको उस प्रतिबल के लिए अभिकल्पन किया जाए जो कि उस प्रतिबल से कम हो, जिस पर कि वह उस मशीन या में काम आने वाला पदार्थ जो है टूट जाता है, उससे वो कुछ कम रखा जाता है। उसी प्रतिबल को कार्यकारी प्रतिबल या अभिकल्पन प्रतिबल और सुरक्षित या अन्य प्रतिबल भी कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह पदार्थ उस प्रतिबल पर टूट ही जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पदार्थ टूटा नहीं है परंतु वह इतना विकृत हो गया है कि अब वह उस तरह से कार्य नहीं कर सकता जिस तरह से कि उसकी अपना आशा करते हैं कि वो कार्य करेगा। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी गियर का निर्माण किया गया था, अब उस पर यील्ड स्ट्रेस के ऊपर ही इतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया कि अब उसका आकार में परिवर्तन हो गया है। तो वह पदार्थ टूटा तो नहीं है परंतु अब वो वैसा कार्य नहीं करेगा जैसा अपना उससे आशा कर रहे थे। तो इस तरह की स्थिति हो जाना भी उसका फेल हो जाना ही है, टूट जाना ही है। तो हमेशा कार्यकारी प्रतिबल जो है वो इतना रखा जाता है कि वह मशीन या अवयव सुरक्षित रूप से कार्य कर सके। उसी प्रतिबल को कार्यकारी प्रतिबल कहा जाता है। सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या है सुरक्षा गुणांक? सुरक्षा गुणांक का चयन किसी भी इंजीनियर के लिए बहुत ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मशीन या व्यव का क्रॉस सेक्शन में जो पदार्थ काम आएगा वो कितना काम आएगा। गणितीय रूप से अपना ये कह सकते हैं कि सुरक्षा गुणांक का मान होता है अधिकतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात। डक्टाइल मटेरियल में जैसा कि अपने पहले भी डिस्कस किया था कि यील्ड पॉइंट आते ही ऐसा हो जाता है कि वह पदार्थ में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। वो टूटा नहीं है परंतु उस तरह कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो डक्टाइल मटेरियल जैसे कि माइल्ड स्टील है, उसके लिए सुरक्षा गुणांक का मान जो है वो पराभव बिंदु पर आने वाले प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात होता है। ब्रिटल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो उस केस में ये माना जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उसका मान अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का अनुपात होता है, यानी अधिकतम प्रतिबल उसमें होने वाला मशीन में होने वाला अधिकतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात, जैसे कि कास्ट आयरन में। ये जो रिलेशन है वो स्टैटिक लोडिंग के लिए कार्य करता है। सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सुरक्षा गुणांक का चयन जो है वो इंजीनियर के लिए एक जोखिम भरा काम है कि कम अगर अपना सुरक्षा गुणांक का चयन करेंगे तो उस केस में पदार्थ में के फेल होने का खतरा रहता है, और अगर ज़्यादा का मान ले लेते हैं तो उस केस में ये खतरा होता है कि पदार्थ में जो काम आएगा मशीन या में उसका मान ज़्यादा हो जाए, और उसका मान ज़्यादा होने से क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाती है मशीन या की। तो दोनों ही स्थितियों में अपने को बैलेंस बनाना पड़ता है, एक संतुलन रखना पड़ता है किसी भी इंजीनियर के लिए। जब भी अपना सुरक्षा गुणांक का चयन करते हैं तो जो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ती हैं वो ये है कि मशीन या वो किस पदार्थ का बना है, उस पदार्थ का जो मैन्युफैक्चर किया गया है वो किस तरह से किया गया है, उसमें उत्पन्न होने वाली प्रतिबल जो हैं वो कैसे हैं, वह किन परिस्थितियों में काम करता है, उसका आकार कैसा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर ही एक इंजीनियर जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक का चयन करता है। तो कौन कौन से कंसिडरेशन मैन रूप से करते हैं इसमें ध्यान रखते हैं। तो पहला है द रिलायबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल
एंड चेंज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग सर्विस, कि जो पदार्थ के गुण हैं वो उनकी विशेषणता कितनी है और वो जब वास्तव में कार्य करेंगे तो उस समय उनमें क्या परिवर्तन आता है, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स एंड एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स टू एक्चुअल मशीन पार्ट्स, कि किसी भी अपना ये मानते हैं कि किसी पदार्थ की प्रॉपर्टी जो है उनको भी किसी टेस्ट रिजल्ट से ही प्राप्त किया जाता है, तो वो टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो कितने विश्वसनीय हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी है, और जब वास्तव में उन पर अप्लाई किया जाता है तो कितने विश्वसनीय रह पाते हैं। तो इन बातों पर भी सुरक्षा गुणांक का चयन निर्भर करता है। थर्ड है द रिलायबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड, कि जो भार उस मशीन या पर लगाया जाएगा उसकी विश्वसनीयता कितनी है। विश्वसनीयता कितनी, इसका अर्थ ये है कि जैसा एक इंजीनियर सोच रहा है कि उस मशीन या पर भार आएगा, मान लीजिए इंजीनियर सोच रहा है कि उस पर स्टैटिक भार आता है, तो वह स्टैटिक भार ही रहेगा, इसकी विश्वसनीयता कितनी है। एक एग्जांपल के लिए अपना बताता हूँ, मान लिया आपको कि जैसे आपने मान लीजिए जो एक पंखा है उसको लटकाने का हुक डिजाइन कर रहे हैं। अब एक इंजीनियर ये मानता है कि भाई उस पर जो लोड आएगा वो स्टैटिक लोड आ रहा है, लेकिन लाइट के झटकों की वजह से, वोल्टेज के कम ज़्यादा होने के कारण से उसमें मान लीजिए झटका आता है, तो इसका मतलब है कि उस पर जो लोड लग रहा है वो सडन लोड लग रहा है। और अपना जानते हैं कि अगर स्टैटिक लोड लगता है और सडन लोड लगता है तो सडन लोड में स्टैटिक लोड की अपेक्षा प्रतिबल जो उत्पन्न होते हैं वो दुगने होते हैं, तो उसके लिए उस मशीन या का क्रॉस सेक्शन वैसा होना चाहिए। तो इस बात पर निर्भर करता है कि रिलायबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड जो है वो कितनी है, कितना विश्वसनीय है कि जैसा डिजाइनर सोच रहा है वैसा ही उसके ऊपर लोड आएगा। द सर्टेनिटी एज टू एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर, कि जैसा इंजीनियर सोच रहा है कि वो उस तरह से पदार्थ टूटेगा, क्या पदार्थ वो वैसे ही टूटता है या और किन्हीं परिस्थितियों में वो टूटता है, ये भी देखना पड़ता है। द एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, कोई भी अपना जब सूत्र स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस माने जाते हैं, तो वो अजम्पशंस कितने उस कंडीशंस में फिट बैठते हैं ये भी अपने को देखना पड़ेगा। द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस, उस मशीन या अवयव पर लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस जो है वो कितनी है, ये भी एक डिजाइनर को कंसिडर करना पड़ता है। द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेसेस सेटअप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, मशीन या के निर्माण के दौरान ही उसमें कुछ प्रतिबल जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो प्रतिबल कितने हैं। जैसे मान लीजिए उसको सडन ठंडा किया गया है या गर्म किया गया है या और किसी प्रोसेस में किया गया है, तो इससे प्रोसेस को बनाया जाता है तो कुछ स्ट्रेसेस उसमें उस समय ही उत्पन्न हो जाती है, तो वो कितनी मात्रा की है ये भी देखना पड़ता है। द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इफ फेलियर अकर्स, कि यदि वह मशीन या वह टूट जाता है तो उस स्थिति में मानव जीवन को कितना खतरा है ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो अगर उस पर अपने सुरक्षा गुणांक कम लेने से वह मशीन या टूट जाता है तो वो स्थिति अच्छी नहीं है, बल्कि उसकी अपेक्षा ये ठीक रहेगा कि सुरक्षा गुणांक का मान ज़्यादा रखा जाए ताकि मशीन या टूटे नहीं और मानव जीवन को कोई खतरा ना हो। द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी फेलियर अकर्स, यदि वह मशीन या टूटता है तो कि ये कितनी संभावना है कि उससे जो संपत्ति है उसको नुकसान होगा, ऐसा भी नहीं चाहते। संपत्ति नुकसान जैसे मान लीजिए अपने हुक की बात कर रहे थे, तो अगर वो हुक टूट जाता है तो उस केस में उसके नीचे बैठा कोई भी मानव जो है वो भी, उसको भी चोट लग सकती है, वो मर भी सकता है। इसी तरह उस रूम में जो भी संपत्ति है वो भी टूट सकती है, तो ये लॉस है। तो अपना नहीं चाहते कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो ताकि कम सुरक्षा गुणांक के चयन के कारण से कोई भी मशीन जो है वो फेल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डिजाइनर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चयन करता है। हमेशा कोशिश रहती है कि ये एक ऐसा किया जाए कि दोनों में सामंजस्य बन जाए, यानी कि ना तो कॉस्ट बढ़े और ना ही उसके टूटने से अदर्स जो नुकसान होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनकी भी संभावना ना बने। इन दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो इस तरह से एक इंजीनियर वर्षों के अनुभव के बाद ये पाता है कि उस किसी भी परिस्थिति के लिए किस तरह का सुरक्षा गुणांक कितना मात्रा में लेना चाहिए। इसके आधार पर टेबल भी बनी हुई है कि पदार्थ कितना कैसा है, उस पर लोड कैसा आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपना कितना सुरक्षा गुणांक का मान लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेफर्ड नंबर्स। प्रेफर्ड नंबर्स जो हैं वो क्या है। प्रेफर्ड नंबर से अर्थ ये है कि अपना जानते हैं कि कोई भी मशीनी
मशीन जो है उसको बहुत अलग अलग पावर्स और अलग अलग कैपेसिटीज़ के लिए उनका निर्माण किया जाता है। तो उसके लिए अपना कितने जो वो है साइज बनाएं कि वह मशीन जो है विभिन्न प्रकार के पावर्स और उस कैपेसिटी जो है उसकी रेंज को कवर कर सके। तो उसके लिए जो नंबर्स यूज आते हैं वही प्रिफर्ड नंबर्स कहलाते हैं। When a machine is to be made in several sizes with different powers or capacities, it is necessary to decide what capacities will cover a certain range efficiently with minimum number of sizes. It has been shown by experience that a certain range can be covered efficiently when it follows a geometrical progression with a constant ratio. The preferred numbers are the conventionally rounded off values derived from geometric series, including the integral powers of 10 and having as common ratio of the following factors: 5 root 10, 10 root 10, 20 root 10 and 40 root 10. These ratios are approximately equal to 1.58, 1.26, 1.12 and 1.06. The series of preferred numbers are designated as R5, R10, R20 and R40 respectively. These four series are called basic series. The other series called derived series may be obtained by simply multiplying or dividing the basic size by 10, 100, etc. The preferred numbers in this series R5 are 1, 1.6, 2.5, 4 and 6.3. एक टेबल जो आगे दिखाई गई है जो कि प्रिफर्ड नंबर्स जिसमें कि अकॉर्डिंग टू आईएस 1076 पार्ट फर्स्ट 1985 रीअफर्म्ड 1990 इस बात को बता रही है कि जो बेसिक सीरीज R5 है उसके लिए प्रिफर्ड नंबर कौन कौन से हैं, जो बेसिक सीरीज R10 है उसके लिए प्रिफर्ड नंबर कौन कौन से हैं, जो बेसिक सीरीज R20 है उसके लिए प्रिफर्ड नंबर कौन कौन से हैं और जो बेसिक सीरीज R40 है उसके लिए प्रिफर्ड नंबर्स कौन कौन से हैं। अपने एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने को स्लीपर्स और जूतों का निर्माण करना है। अब आप देख रहे हैं संसार में बहुत से लोग हैं लेकिन सबके पैर का साइज जो है वो भी अलग अलग होता है। तो अब अलग अलग साइज के लिए अपना अलग अलग अगर उनका निर्माण करने लगे जूतों और चप्पलों का तो बहुत से साइज हो जाएंगे जिनको मैन्युफैक्चरर को भी दिक्कत आएगी और सेलर को भी उस चीज़ों की दिक्कत आएगी। तो ऐसे में आपने देखा है कि करीबन 10, 11, 12 जो भी साइज हैं वो साइज में करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो कवर हो जाते हैं और सबके पैर में कोई ना कोई साइज फिट बैठ जाता है। तो इसी तरह मशीनी कंपोनेंट का भी है कि उसको अपना किस साइज में, किस आकार में, किस कैपेसिटी का बनाएं ताकि वो पूरी रेंज को कवर कर सके और कम से कम साइज जो है वो अपने को बनाने पड़े। यही इसी में काम आता है अपना प्रिफर्ड नंबर्स। धन्यवाद।